चलिए क्लास 9 में हम कर रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स मैंने डिस्कस कर लिया था, बट फोर्स का अभी तक मैंने आपको यूनिट नहीं बताया है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक टॉपिक हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, मोमेंटम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मोमेंटम भी दो तरीके के, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, बट वी विल डिस्कस ओनली लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आप क्लास 11th में करेंगे, तो वी विल डिस्कस मोमेंटम में हम कौन सा डिस्कस करेंगे? लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, एंड v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। ये दो बॉडी है आपके पास, ठीक। बताइए किसका मास ज्यादा है? ठीक। अब अगर मैं इसको सेम वेलोसिटी से चलाऊं, ध्यान देना जरा, अगर मैं इसको सेम वेलोसिटी से चला रहा हूं, तो देखिए सेम वेलोसिटी से मैं इसको चलाता हूं, ठीक। तो अब सपोज आप अपने हाथ से रोकते हो, दोनों हाथ से रोकते हो इसको, सपोज। तो मैंने ऐसे करके जब फेंका, तो आप मुझे बताइए, ये दोनों अगर सेम टाइम में रुके, सेम टाइम में अगर रुके, वो सेम टाइम कितना होगा? बहुत छोटा सा, कि नहीं? जैसे ही आके ऐसा आपने पकड़ लिया इसको, ठीक। तो पकड़ने में कितना टाइम लगा? बहुत कम, ठीक है ना। आप मान लो काफी पास बैठे हुए हो, टाइम कम लगेगा। बहरहाल चलो, दूर भी बैठे हो तो कोई बात नहीं। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि दोनों के लिए टाइम क्या है? सेम टाइम में अगर आपको इसको फिर से ध्यान देना जरा, क्या क्या मैं बोल रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेम टाइम में आप दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हैं? स्टॉप करना चाहते हैं। और क्या सेम? तो आंसर है दोनों की वेलोसिटी सेम। इस टाइम दोनों की क्या सेम है? वेलोसिटी है। अगर मैंने दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका और मैं बोल रहा हूं कि दोनों अगर सेम टाइम में रुके, तो बताइए किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? यस। अब इसको साइंस की भाषा में कैसे बोलेंगे? इसको हम साइंस की भाषा में बोलेंगे कि देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम होती है और दोनों के मास सेम ना हो, तो दोनों ऑब्जेक्ट को सेम टाइम में रोकने के लिए जिसका मास ज्यादा होता है, उस पे हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ये आपने देखा। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब दूसरी मेरी बात सुनिए। यहाँ पे आपने क्या आपने देखा यहाँ पर कि जिसका मास ज्यादा था, उस पे फोर्स भी आपको कैसा लगाना पड़ा? उसको क्या करने के लिए? स्टॉप। ये पहली एक्टिविटी हमने करी। दूसरी एक्टिविटी देखिए, दूसरी एक्टिविटी देखिए जरा। दोनों के मैंने क्या सेम कर दिए? मास। दोनों के मास सेम। मास क्या कर दिए? और दोनों की अब वेलोसिटी अलग अलग कर दी। वेलोसिटी क्या कर दी? अलग अलग, डिफरेंट वेलोसिटी कर दी। एक फास्ट, एक हाई वेलोसिटी, एक की लो। फिर से ध्यान दीजिए, दूसरी एक्टिविटी में क्या है? मास क्या है? सेम, लेकिन वेलोसिटी क्या है दोनों की? डिफरेंट। और रोकना कितने टाइम में? सेम टाइम। तो मुझे बताइए, अब देखिए मैं फेंकता हूं ऐसे करके, लेकिन इसको मैंने तेज फेंका और इसको मैंने धीरे फेंका, तो बताइए किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? इस बॉक्स की। इसको मैंने तेज वेलोसिटी दिया, इसको मैंने कम दिया, लेकिन क्या सेम थे दोनों के? मास। तो मास तो दोनों का सेम था। लेट मी फिनिश, ठीक है। तो दोनों का क्या सेम था? मास, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कौन से ऑब्जेक्ट को रोकने में आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा?
जिसकी तेज वेलोसिटी थी, जिसकी ज्यादा वेलोसिटी थी। तो दूसरे एक्टिविटी में मैंने क्या देखा, दूसरे एक्टिविटी में मैंने देखा कि जिसका वेलोसिटी ज्यादा था उसको स्टॉप करने में मुझे फोर्स क्या लग रहा था, ज्यादा। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर मैं कंक्लूजन देखूं दोनों एक्टिविटी का तो मुझे कंक्लूजन ये मिलता है, फोर्स नीडेड टू स्टॉप एनी ऑब्जेक्ट in a given time is dependent on mass as well as velocity। दोनों पे वो डिपेंड करता है। फिर से किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो फोर्स जरूरी होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है और अब ये वाली जो हम स्टडी कर रहे थे कि जो फोर्स नीडेड है किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, जो कि मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, हम इसको क्वांटिफाई करना चाहते हैं। देखिए कोई भी चीज आप पढ़ते हो उसको क्या करते हो, क्वांटिफाई। जैसे आपने चाय देखी गर्म है या कोल्ड ड्रिंक ठंडी है, तो ये गर्म और ठंडी को आपने नाम दिया क्या, टेम्परेचर, और फिर आप उसको क्वांटिफाई करते हो। मतलब आपने फिर क्या बनाया, थर्मामीटर, टेम्परेचर लेते हो, बोलते हो उसका 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका 2 डिग्री सेल्सियस है। तो उसी तरीके से ये जो फोर्स था, ये जो फोर्स लग रहा है क्या करने में, हाँ, बॉडी को स्टॉप करने में, ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा था, किस पे, कब, किसी दिए गए टाइम इंटरवल में। इसको हमने क्वांटिफाई किया इस फोर्स को, और हम एक नई क्वांटिटी लेके आए जिसका नाम क्या पड़ता है, मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं पहले तो कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें नोट करूंगा कि फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज इन अ डेफिनेट टाइम, force needed to stop a moving body in a definite time is in a definite time डिपेंड्स। बताइए कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है ये फोर्स, किसी डेफिनेट टाइम, यस, डिपेंड्स बोथ ऑन द मास ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स बोथ ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स, यस, एंड इट्स velocity। ओके, ठीक है। नाउ अब सुनिए, एक्चुअली द फोर्स विच इज नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम इज डिपेंडेंट ऑन मास एज वेल एज वेलोसिटी, and the product of mass and velocity is known as linear momentum। इसी को हम linear momentum बोलते हैं। फिर से अगर आपसे कोई बोले कि ये linear momentum क्या होता है, तो आप बोलोगे देखिए किसी चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए हमें जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है वो फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पे। इन्हीं मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। फिर से बताइए आखिर ये मोमेंटम क्या होता है, तो आंसर है हाँ, जो फोर्स जरूरत होता है किसको रोकने के लिए, मूविंग बॉडी को, कब, किसी दिए गए टाइम इंटरवल। तो यही मैं आगे नोट करना चाहता हूं, एक्चुअली द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, एक्चुअली द फोर्स needed to stop a moving body in a given time, in a given time depends on the product of the, depends
on the product of the mass and velocity। इधर थोड़ा ध्यान दें फिर से एक बार। Actually the force needed to stop a moving body is dependent on the product of the mass and velocity, and the needed force is known as linear momentum in a given interval of time या in a definite interval of time। तो मोमेंटम एक तरीके का क्या होता है? फोर्स। ये भी एक तरीके का फोर्स होता है जो कि दिए गए टाइम में किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? रोकने के लिए नीडेड होता है, जो कि किसके इक्वल होता है? इसको क्वांटिफाई कैसे करते हैं? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट। और कौन से लेटर से शो करते हैं इसको? पी से, एफ से नहीं शो करते हैं इसको, नो। ठीक है, which is called, ये which मैंने किसके लिए लगाया है? the force needed। ओके, और कौन से लेटर से शो करते हैं उसको? P से। ठीक है, which is called लीनियर मोमेंटम। ओके, तो आज से आपसे कोई भी पूछेगा लीनियर मोमेंटम क्या होता है तो क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये एक तरीके का फोर्स होता है जो कि किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को क्या करता है? रोकने के लिए जरूरत होती है जितने फोर्स की, और ये डिपेंड किस पे करता है? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। तो हाँ, क्या हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं? फाइनली बताइए, हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं? तो आंसर है यस। क्या लिख सकते हैं? लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ its mass and velocity। Okay, now what is the formula? P is equals to m into v। Okay, ये रब कर दूं मैं एक्टिविटी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा P is equals to m into v था। अब यूनिट निकालिए। अभी मैंने फोर्स की यूनिट नहीं पढ़ाई, जब मैं पढ़ाऊंगा फोर्स आगे तो मैं पढ़ाऊंगा। यूनिट ऑफ P, P मतलब लीनियर मोमेंटम। हाँ, यूनिट बताइए देख के। मास किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और वेलोसिटी किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक और यूनिट हो सकती है, ये कौन से सिस्टम में? एमके सिस्टम में। ठीक है, तो ये कौन से सिस्टम में? एमके सिस्टम में। एमके सिस्टम मैंने आपको बताया है मीटर किलोग्राम सेकंड। और अगर सीजीएस सिस्टम में सर्च करेंगे, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो मास किस में लेंगे हम लोग? ग्राम में। ओके, और मीटर की जगह, और टाइम तो सेकंड होता है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई डाउट है इसमें? नोट कर लिया है? हाँ, ये ऊपर तरफ कर दूं मैं। दूसरा देखिए, तो फिर से आखिर ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है बताइए? फोर्स होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P = m × v। फोर्स होता है जो कि किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे। कैसा फोर्स होता है? किसी चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए जितना जरूरी फोर्स होता है, रिक्वायर्ड फोर्स। ओके, नीडेड फोर्स। अब देखिए, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर से ध्यान रखिए, अगर आप चेंज पढ़ ले रहे हो किसी भी चीज का, तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए उसको हम किससे डिवाइड लगा देंगे बताइए? टाइम्स। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, और चेंज इन मोमेंटम निकालने के बाद हम उसको डिवाइड किससे लगा देंगे? टाइम्स से। तो हम क्या निकाल लेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि रेट क्या बताता है? चेंज तो चेंज होता है, और टाइम के साथ जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं?
टाइम के चेंज होने पर जब कोई चीज चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। ओके, अच्छा चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये लिखा था आपके पास P इज इक्वल्स टू mv। ओके, आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं, नहीं पता है तो सुन लीजिए। फिजिक्स में हम लोग चेंज के लिए एक साइन बनाते हैं। क्या साइन बनाते हैं? डेल्टा। क्या बनाते हैं? डेल्टा। ओके, देखिए ऐसा अगर फिजिक्स में कहीं लिखा हुआ है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है? चेंज। क्या होता है इसका मतलब? चेंज। ओके, इधर देखिए मैं बोथ साइड क्या लगा दे रहा हूं? डेल्टा। ये m इंटू वी, इधर भी डेल्टा लग गया और इधर भी। तो चेंज इन मोमेंटम को आप ऐसे दिखाओगे। अब सुनिए जरा, ये देखिए ये जा रहा ऑब्जेक्ट, क्या इसका मास चेंज हो गया रास्ते में? नहीं। तो देखिए मास चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है? वेलोसिटी। इसलिए जब ये वाला डेल्टा ले जाएंगे तो बताइए m के पास ले जाए कि v के पास? अब समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि चेंज किस में आता है, तो आप क्या आंसर देंगे? वेलोसिटी में चेंज आता है। ये ऐसे करके जा रहा था और इस पे एयर रेजिस्टेंस लगा और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? घट गई। पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और घट के कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। तो कितने का चेंज आया? 5 मीटर। तो कौन चेंज हुआ? वेलोसिटी, ना कि क्या चेंज हुआ? मास। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, आइंस्टीन का एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन, इसको भी थोड़ा बस देख लीजिए आप, आपके सिलेबस में नहीं बट आपको पता होना चाहिए। सुनिए, क्या मास चेंज, अच्छा इसको ओके, क्या मास चेंज हो सकता है? तो आंसर है हाँ, हो सकता है। सुनिए एक नई थ्योरी, थ्योरी ऑफ अकॉर्डिंग टू, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे, बट देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी सबको पता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? वेलोसिटी ऑफ लाइट को किससे दिखाते हैं? स्मॉल c से। नहीं पता है तो नोट कर लीजिए 3.10 टू द पावर। यस, वेलोसिटी ऑफ लाइट को किससे दिखाते हैं? c से, और इसका वैल्यू होता है 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, याद कर लीजिए। सुनिए, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी के आसपास होता है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चलने लगे लाइट की वेलोसिटी से, मतलब 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलने लगे तो उसके मास में चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन आप बताइए, क्या लाइट की स्पीड से चलना किसी मास के लिए पॉसिबल है? आंसर है नहीं। इसलिए वी विल अज्यूम दैट द मास विल रिमेन कांस्टेंट। कोई दिक्कत है किसी को? दैट्स व्हाई वी हैड पुट डेल्टा विद v। हमने किसके साथ डेल्टा लगाया? इसीलिए v के साथ। अब कोई डाउट है इसमें? अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी m इज इक्वल्स टू m नॉट रूट ओवर 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था जहां पर m नॉट क्या था? रेस्ट मास। m नॉट क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। मतलब कौन सा मास? जब बॉडी की वेलोसिटी कितनी रही होगी? 0। ठीक है, तो m नॉट इज द मास व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। ये तब का मास है। ये देखिए, अब जो मास है वो क्या है? इसका रेस्ट मास है। और अगर ये किससे चलने लगे, मान लीजिए वैसे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लाइट की वेलोसिटी से अगर चलने लगे, इतना एयर रेजिस्टेंस से क्या होगा? ये जल जाएगा, है ना? जल ही जाएगा, बात खत्म है। पर फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी से चलने लगे तो उसका मास क्या हो जाता है? चेंज। ओके, और न्यू मास कितना आता है? m। न्यू मास कितना आता है? m। अब समझ में आया? यहाँ पे आप v की वैल्यू रखिए, v की वैल्यू रखिए। v की वैल्यू का मतलब
जितनी वेलोसिटी से वो जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे किसकी रखेंगे, लाइट की वेलोसिटी, कैलकुलेशन करेंगे, m का जो वैल्यू आएगा वो उसका नया मास। तो हालांकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मास में चेंजेस आते हैं वेलोसिटी के चेंज होने के साथ, बट दिस इज बियॉन्ड द सिलेबस, तो वी विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। बस हम इतना यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी से नहीं चल सकता, इसलिए मास में चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए हम डेल्टा किस पे लगाएंगे, v। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज और था, देखिए जब भी आपकी एक डेटा आप नोट कर लीजिए, जब भी आपकी वेलोसिटी 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड से लेस देन होगी या इसके इक्वल होगी, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड से कम होगी या तो इसके इक्वल होगी, तब तक आप मास को कांस्टेंट मान सकते हैं। ओके, तब तक आप ये समझ सकते हैं कि मास चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मास क्या होगा, कांस्टेंट। और कौन चेंज होगा, केवल वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 10 की पावर 6 से ऊपर निकल जाए, मतलब क्या हो जाए, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 हो जाए, तो अब मास में चेंजेस आएंगे, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। कोई डाउट है इसमें? चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए एग्जांपल देखिए चेंज इन मोमेंटम का। ओके, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में आपको बताता हूं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रॉकेट में जो मोशन होता है, यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। रॉकेट में जो मोशन होता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, ये रॉकेट है, इसमें फ्यूल भरा हुआ है, ये फ्यूल भरा हुआ है। बताइए जब रॉकेट चलना शुरू करता है तो सारा फ्यूल धीरे धीरे फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है। समझ में आती बात? तो फ्यूल तो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। और कोई थोड़ा मोड़ा तो फ्यूल भरा नहीं होता रॉकेट में, क्यों भाई, ये रॉकेट है, रॉकेट के इतने सेक्शन में ऐसा फ्यूल भरा हुआ है और वो जलता जा रहा है, बर्न होता है, तभी तो रॉकेट ऊपर जा रहा है। हम लोग बाद में हालांकि डिस्कस भी करेंगे, पर आप अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। तो बताइए कि रॉकेट के मास में चेंज आ रहा है कि नहीं? आप समझ में आया, क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहा है, क्योंकि जो फ्यूल था वो रॉकेट का ही पार्ट तो था, अब तो वो जल जा रहा है, तो उसका मास क्या हो रहा है, चेंज। तो आप ध्यान रखिएगा, रॉकेट के केस में मास चेंज होता है। ओके, तो हालांकि ऐसा भी न्यूमेरिकल कोई नहीं है, पर आप हायर क्लास में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब रॉकेट चलता है तो उसके मास में क्या होता है, चेंज। तो इन द केस ऑफ रॉकेट मास डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, मास डज नॉट रिमेन, ये आपको याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए ये मेरे को डिस्कस करना था, मैंने डिस्कस कर दिया। वापस आता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में रेट को छुपा लीजिए और केवल क्या पढ़िए, और चेंज ऑफ मोमेंटम मेनली किसके कारण आता था, वेलोसिटी के कारण। मास को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, अभी हमें बियॉन्ड द सिलेबस है। तो एक काम कर लेते हैं, देखिए अगर आप किसी बॉडी पर, किसी मूविंग बॉडी की, अगर आप किसी मूविंग बॉडी पे फोर्स लगाइए, आप किसी मूविंग बॉडी पे फोर्स अगर हम लगाएंगे, क्या हो गया, हाँ किसी, हाँ सर अगर मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता,
बोलता है हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। पहले जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसको कंप्लीट करिए, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में बात करेंगे। ओके, तो देखिए, हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे करके जा रही है किसी वेलोसिटी से, ये देखिए जा रही है, आपने इस पे फोर्स लगा दिया, चाहे जैसे लगा दिया, आपने आगे से लगा दिया, इस पे पीछे से आपने इसको धक्का मार दिया, साइड से आपने इसको धक्का मार दिया, तो इसकी कौन सी चीज में चेंज आएगा? इसकी वेलोसिटी। ठीक, तो आपने एक चीज सीखी कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी इट्स वेलोसिटी चेंजेस। ओके, अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो क्या चेंज होता है? मोमेंटम में चेंज होता है। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड व्हाट चेंजेस? वेलोसिटी चेंजेस, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण मोमेंटम में चेंज आता है। यस, मोमेंटम चेंजेस। ओके, अब सुनिए, ये मेरे हाथ में देखिए एक बॉडी है, इसका मास माना कितना है? m। तो लेट द मास ऑफ द बॉडी इज m। इधर ध्यान दें, ये देखिएगा, ये आ रही मेरे पास, ठीक, जैसे कि मान लीजिए बॉल आ रही मेरे पास, ये ठीक, उसका मास कितना है? m, और मैंने इसको देखी कैसे रोका, फोर्स मैंने लगाया, माना कि इस पे कितना फोर्स लगाया जाता है? F। अच्छा, एक चीज और यहीं पे मान लीजिए कि जब बॉल आ रही थी तो माना कितनी वेलोसिटी से आ रही थी? u से, तो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u। इनिशियल वेलोसिटी इज u। अब क्या करके मैं इसको रोकूंगा? क्या लगाकर? क्या उस फोर्स को लगाने में टाइम की जरूरत होगी? यस। तो माना कि t टाइम में f फोर्स लगाकर रोका तो नहीं, रोको चाहे ना रोको, देखो वो तो अलग मैटर है, लेकिन उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाता है फोर्स लगाने से? चेंज। भाई रुक भी सकती होगी, नहीं भी रुक सकती होगी किसी टाइम t में। तो माना कि टाइम t में f फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी u से चेंज होके कितनी हो जाती है? v। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, लेट अ फोर्स f बी अप्लाइड ऑन मास ऑफ ऑन अ बॉडी ऑफ मास m फॉर टाइम t। ठीक है, तो लेट f इज, लेट फोर्स f इज applied on a body having mass m for time, ये फोर्स कितनी देर के लिए लगाया गया? for time small t, to change its velocity from, to change its velocity from u to v। उसकी वेलोसिटी u से, भाई आपको दिख नहीं रहा है, ये देखिए कोई चीज ऐसे आ रही है, उस पर हमने फोर्स लगा दिया ऐसे, तो उसकी वेलोसिटी u से चेंज होके माना कितनी हो गई? v। क्योंकि फोर्स क्या चेंज कर सकता है? वेलोसिटी। ओके, तो बताइए इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी कितना था? मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, अभी भी मास कितना? m, वेलोसिटी कितनी? u। आफ्टर टाइम t अप्लाइड द फोर्स f, मास अभी भी कितना? m, लेकिन वेलोसिटी कितनी? यहां पे निकालिए इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मतलब शुरुआती, बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है? मास इनटू वेलोसिटी। आप इंग्लिश में उसको लिखिए, u v से कंफ्यूज मत हो। मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बताइए मास कितना है? m, और वेलोसिटी कितनी है? u। थोड़ी देर टाइम t के बाद मोमेंटम निकालिए, ये pi, pi का मतलब